हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्चा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन रोज यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम कई सारे थियरीज और हाइपोथेसिस के मदद से ये समझेंगे कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स का पोजीशन कैसे चेंज हुआ है। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशन क्रस्ट है ये चेंज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और आगे भी चेंज होते ही रहेंगे। सो दे विल कंटिन्यू टू चेंज देयर पोजीशन। अब यहाँ पे हमें इसीलिए ये समझना जरूरी है कि पहले कॉन्टिनेंट और ओशन का पोजीशन कहाँ था, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए और क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो कई सारे थियरीज और हाइपोथेसिस के मदद से हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले जो थियरी दी गई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझाने के लिए, यानी कि ये समझाने के लिए कि ये जो आज के प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स थे ये एक टाइम पे एक ही लैंड मास का पार्ट थे और ये सारे कॉन्टिनेंट्स बाद में अलग हुए हैं। तो ये बेसिकली अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी है 1912 में, ये समझाना चाहते हैं। अब अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल थियरी, ड्रिफ्ट थियरी को समझने से पहले हमें कुछ और चीजें समझनी होंगी। कई सारे साइंटिस्ट और ज्योग्राफर्स का ये मानना है कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज के टाइम पे थे ये एक कॉन्टिनेंटल लैंडमास का पार्ट थे। अब ऐसा इन्हें क्यों लग रहा है? अगर हम अटलांटिक ओशन, ये जो रीजन है, यहाँ पे जो कोस्ट लाइन, अगर हम इन सभी एरियाज के कोस्ट लाइन को देखें, जो अटलांटिक ओशन है ये एक एस शेप में आप देख सकते हो। तो ये अगर हम यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सभी एरियाज के कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि एक टाइम पे ये जुड़े हुए थे, क्योंकि एक पजल की तरह ये फिट होते हैं। अब एक जिक्सो पजल की तरह ये फिट हो रहे हैं। अब ये देख के ऐसा लगता है कि एक टाइम पे ये सारे कॉन्टिनेंट्स शायद एक ही लैंडमास का पार्ट थे, क्योंकि एक पजल की तरह इतने अच्छे से ये फिट हो रहे हैं। इसीलिए अल्फ्रेड वेगनर भी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी देते हैं और ये इनका पहला एविडेंस था। ये पहला एविडेंस ये देते हैं ये समझाने के लिए कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज के टाइम पे हैं वो एक टाइम पे एक ही लैंडमास का पार्ट थे। अब अल्फ्रेड वेगनर से पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने ये पॉसिबिलिटी सजेस्ट की थी। अब अल्फ्रेड वेगनर से पहले अब्राहम ओर्टेलियस एक डच मैप मेकर थे जिन्होंने भी इस पॉसिबिलिटी को सजेस्ट किया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पे जुड़े हुए थे। फिर एक ज्योग्राफर थे एंटोनियो पेलिग्रिनी, उन्होंने एक मैप बनाया जहां पे उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इन सभी कॉन्टिनेंट्स को साथ में ड्रॉ किया। तो ये सभी लोग अल्फ्रेड वेगनर से पहले ही इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहे थे कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक लैंडमास का पार्ट थे। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी बाय अल्फ्रेड वेगनर। सो अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन मीटेरोलॉजिस्ट थे। ये 1912 में एक थियरी लाते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में अल्फ्रेड वेगनर ये कहते हैं कि एक बड़ा सा कॉन्टिनेंटल मास था, अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास, जिसका नाम था पैंजिया। अब पैंजिया के आसपास एक बड़ा सा ओशन भी था, एक मेगा ओशन था जिसका नाम था पंतलासा। तो हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट है, एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास जिसका नाम है पैंजिया। अब उस पैंजिया के आसपास एक मेगा ओशन भी है जिसका नाम है पंतलासा। अब वेगनर ये कहते हैं कि 200 मिलियन ईयर्स पहले ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है पैंजिया, ये टूटता है। अब क्यों टूटता है इसके लिए भी वेगनर रीजंस देते हैं, फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी ये ध्यान में रखना है कि ये जो पैंजिया है सुपर कॉन्टिनेंट, ये 200 मिलियन ईयर्स पहले स्प्लिट होने लगता है। स्प्लिट होके ये दो हिस्सों में, दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंटल मासेस में स्प्लिट होता है। नॉर्थ में आता है लॉरेशिया, साउथ में आता है गोंडवाना लैंड, और इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो पैंजिया स्प्लिट होता है, लॉरेशिया नॉर्थ में और गोंडवाना लैंड साउथ में। अब स्प्लिट क्यों होता है? पैंजिया के स्प्लिट के लिए अल्फ्रेड वेगनर दो फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। These are the forces for drifting. पहला फोर्स है पोल फ्लीइंग फोर्स या पोलर फ्लीइंग फोर्स। ये फोर्स अर्थ के रोटेशन के वजह से जनरेट होता है। दूसरा फोर्स जो अल्फ्रेड वेगनर कंसिडर करते हैं वो है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स
मून और सन के पुल या अट्रैक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। तो पोल फ्लीइंग फोर्स या पोलर फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स, इन दो फोर्सेस को वेगना कंसिडर करते हैं और वो ये सजेस्ट करते हैं कि इन दो फोर्सेस के वजह से कॉन्टिनेंट अलग हुए हैं, पैंजिया स्प्लिट हुआ है इन दो फोर्सेस के वजह से। तो अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि इन दो फोर्सेस के वजह से पैंजिया स्प्लिट होता है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। बाद में धीरे धीरे करके लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी स्प्लिट होने लगते हैं और 7 अलग अलग लैंड मासेस में। सो 7 कॉन्टिनेंट इसीलिए फॉर्म हुए हैं। तो ये थी अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थियरी दे दी 1912 में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। फोर्सेस भी समझा दिए कि किन दो फोर्सेस के वजह से ये स्प्लिट हुआ होगा और कैसे प्रेजेंट डे में ये सारे कॉन्टिनेंट्स अपने अपने पोजीशन पे पहुंचे। अब उनको अपनी थियरी को वैलिडेट करने के लिए कुछ एविडेंसेस भी देने होंगे। So he gave certain evidences to support his theory. अब हम जिन एविडेंसेस को एनालाइज करेंगे उन एविडेंसेस को हमें ये ध्यान में रख के एनालाइज करना होगा कि अल्फ्रेड वेगनर अपने एविडेंसेस के थ्रू ये समझाना चाहते हैं कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पे एक लैंडमास थे। तो हमें इसी बात को ध्यान में रख के इन एविडेंसेस को एनालाइज करना होगा। तो सबसे पहले जो एविडेंस है वो है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स या जिक्सॉ फिट। आपने जिक्सॉ पजल देखा होगा जहां पे अलग अलग पजल पीसेस होते हैं जो परफेक्टली फिट होते हैं और ऐसे ऐसे करके हम एक पूरा पिक्चर बना सकते हैं। तो वैसे जिक्सॉ फिट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मैप भी दिखाया था जिसमें जब हम साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका इन सभी को साथ में लाते हैं तो एक जिक्सॉ की तरह फिट हो रहे हैं। इस एविडेंस के थ्रू अल्फ्रेड वेगनर ये बताना चाहते हैं कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पे एक लैंडमास थे, फिर अलग हुए हैं। 2 फोर्सेस का एग्जांपल भी देते हैं, पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स। ये सारे कॉन्टिनेंट जो एक लैंडमास का पार्ट थे वो अलग होते हैं, इसीलिए एक जिक्सॉ की तरह, एक पजल की तरह फिट भी हो रहे हैं क्योंकि एक टाइम पे ये एक लैंडमास थे। तो यही है इनका पहला एविडेंस, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स या फिर जिक्सॉ फिट। एक जिक्सॉ पजल की तरह सही तरीके से सारे पीसेस एक साथ फिट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पीसेस हैं कॉन्टिनेंट। सो हर एक कॉन्टिनेंट एक दूसरे से फिट हो रहे हैं, उनका बॉर्डर फिट हो रहा है। जो वेगनर का दूसरा एविडेंस है वो है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। तो वेगनर ये प्रूव करना चाहते हैं कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक लैंडमास का पार्ट थे। अब वेगनर ये कहते हैं कि अगर हम ब्राजील जो साउथ अमेरिका में है वहां का रॉक देखें और वहां के जो एंशिएंट रॉक हैं वो 2000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, वैसे ही रॉक्स वेस्टर्न अफ्रीका में भी मिलते हैं जो कि एक दूसरा कॉन्टिनेंट है। और कितने दूर है ब्राजील और अफ्रीका, कितने दूर दूर है, लेकिन ब्राजील में भी हम सेम रॉक्स देख सकते हैं जिनका एज भी सेम है, 2000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। सेम रॉक स्ट्रक्चर सेम एज के वेस्टर्न अफ्रीका में भी है। तो अल्फ्रेड वेगनर ये समझा रहे हैं कि ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स है वो एक टाइम पे एक ही लैंडमास थी, इसीलिए दोनों में सेम रॉक सेम एज के हम देख सकते हैं। वैसे ही जो मैराइन डिपॉजिट्स हैं साउथ अमेरिका में और जो अफ्रीका में है वो सेम एज के हैं, जुरासिक एज के हैं। नेक्स्ट एविडेंस है टिलाइट डिपॉजिट्स। सो टिलाइट डिपॉजिट्स वो रॉक स्ट्रक्चर होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये, जो बर्फ या ग्लेशियर वाले रीजन में या ग्लेशियर डिपॉजिट्स के वजह से फॉर्म होते हैं, यानी कि बर्फ या ग्लेशियर के डिपॉजिट के वजह से जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उन रॉक्स को टिलाइट कहा जाता है। अब टिलाइट एक इंपॉर्टेंट एविडेंस इसीलिए है क्योंकि अगर हम टिलाइट डिपॉजिट देखें इंडिया में जो है वो मैच करता है अफ्रीका, मेडागास्कर आइलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, फॉकलैंड आइलैंड, इन सभी एरिया में जो टिलाइट डिपॉजिट मिलता है वो मैच करता है इंडिया में जो टिलाइट डिपॉजिट मिल रहा है। तो इन सभी एरिया में जो भी टिलाइट डिपॉजिट है वो मैच कर रहे हैं। अब इससे भी हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं, अल्फ्रेड वेगनर ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये सारे एरियाज एक टाइम पे एक ही लैंडमास का पार्ट हो सकते, तभी तो सेम टिलाइट डिपॉजिट हर जगह देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट्स। सो प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है ये पहले समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे एक घाना और ब्राजील का एग्जाम्पल भी दिया है। तो प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है? अब रिवर जब फ्लो कर रही होती है तेजी से, अपने साथ रॉक्स भी इरोड करके लाती है। अब उन रॉक्स को वो जब स्लोप से, स्टीप स्लोप से गुजर के जाते हैं, बाद में जाके ये रिवर्स इन रॉक्स को डिपॉजिट भी करते हैं। अब ये जो रॉक्स जब इन रिवर्स के साथ आ रहे हैं ये सरफेस से टकराते भी हैं
और टूटते भी हैं। और इन रॉक्स में जो मिनरल होता है, रॉक्स में हमें मिनरल मिलते हैं, अब ये जो मिनरल्स इन रॉक्स में होते हैं वो टूटते हैं तेजी से। रिवर इन डिपॉजिट्स को ला रहे हैं, रॉक्स को ला रहे हैं, रॉक सरफेस से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बार बार हिट हो रहे हैं सरफेस पे, तो रॉक्स टूटते भी हैं। अब इन रॉक्स से मिनरल्स भी निकलते हैं। अब ये सारे मिनरल्स एक जगह पे डिपॉजिट भी हो जाते हैं और उन्हीं डिपॉजिट्स को प्लेजर डिपॉजिट्स कहा जाता है। अब प्लेजर डिपॉजिट्स के लिए यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, घाना कोस्ट जो अफ्रीका में है, घाना अफ्रीका में है, और ब्राजील जो साउथ अमेरिका में है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हम बार बार एक लिंक बैठा रहे हैं दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बीच में, ये प्रूव करने के लिए कि एक टाइम पे ये साथ में थे। तो यहाँ पे हम प्लेजर डिपॉजिट्स में घाना कोस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं और ब्राजील का एग्जाम्पल लेते हैं। अब घाना में हमें प्लेजर डिपॉजिट्स मिलते हैं गोल्ड के, यानी कि यहाँ पे हमें रिच प्लेजर डिपॉजिट्स मिलते हैं, लेकिन कोई सोर्स नहीं है। बिना किसी सोर्स के ही यहाँ पे कैसे प्लेजर डिपॉजिट्स मिल रहा है? अब इस सवाल का जवाब हमें दूर एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे मिलता है, ब्राजील में, जहां पे इस गोल्ड का सोर्स है। तो ब्राजील में गोल्ड का सोर्स है और घाना में हमें मिलता है रिच प्लेजर डिपॉजिट। अब ये तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों कॉन्टिनेंट्स साथ में थे, तभी ये पॉसिबल है। बाद में ये टूट गए होंगे, इसीलिए सोर्स एक दूसरे जगह पे और प्लेजर डिपॉजिट गोल्ड का दूसरे जगह पे। क्योंकि घाना में हमें भले ही रिच प्लेजर डिपॉजिट्स मिल गए हैं गोल्ड के, लेकिन सोर्स नहीं है उस रॉक का। लेकिन ब्राजील में हमें सोर्स मिल गया है, हमें गोल्ड का सोर्स मिल गया है। अब ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों साथ में रहे होंगे, इसीलिए जो घाना में जो हमें गोल्ड डिपॉजिट मिला है, प्लेजर डिपॉजिट, उसका सोर्स ब्राजील में रहा होगा। अब लास्ट एक एविडेंस अल्फ्रेड वेगनर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। तो अल्फ्रेड वेगनर ये नोट करते हैं कि कई सारे प्लांट्स के और एनिमल स्पीशीज के फॉसिल्स हमें दूर दूर कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, यानी कि सेम प्लांट और सेम एनिमल हमें साउथ अमेरिका में भी मिलता है, हमें अफ्रीका में भी मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में इतना बड़ा ओशन है और ये दोनों कॉन्टिनेंट्स इतने दूर दूर है, तो कैसे इन एनिमल्स और इन प्लांट्स का फॉसिल हमें इतने दूर दूर जगहों पे मिल रहा है? तो इसके थ्रू भी अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारे लैंडमास एक टाइम पे साथ थे, तब ये सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स एक ही कॉन्टिनेंट में थे। जब ये स्प्लिट हो गए तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्ट हो गए, चले गए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है मिसोसॉरस का। सो मिसोसॉरस एक छोटे से रेप्टाइल की स्पीशी है, मिसोसॉरस। सो मिसोसॉरस के स्केलेटन्स हमें सिर्फ 2 लोकेलिटीज में मिले हैं। तो ये फॉसिल सिर्फ 2 ही लोकेलिटी में मिला है, एक है सदर्न केप जो साउथ अफ्रीका में है, और दूसरा हमें फॉसिल मिला है ब्राजील में। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है और दोनों अप्रोक्सीमेटली 4800 किलोमीटर दूर है और इनके बीच में इतना बड़ा सा ओशन है। तो मिसोसॉरस के फॉसिल सिर्फ इन्हीं 2 एरियाज में मिलते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को सपोर्ट करते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू अल्फ्रेड वेगनर ये आर्ग्यू करते हैं कि एक टाइम पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, जो कि पोल फ्लीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स की वजह से स्प्लिट हुआ होगा। और बाद में जब ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में स्प्लिट हुआ, उसके बाद भी स्प्लिट होते ही रहा और आज के 7 कॉन्टिनेंट्स इस पोजीशन तक पहुंचा। तो ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में अल्फ्रेड वेगनर जिन 2 फोर्सेस के बारे में बताते हैं, टाइडल फोर्स और पोलर फ्लीइंग फोर्स, कई सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये 2 फोर्सेस इनएडिक्वेट है, काफी नहीं है पूरे ड्रिफ्टिंग प्रोसेस को समझने के लिए। और भी अगर हम शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में सिर्फ कॉन्टिनेंट को कंसिडर किया जा रहा है। जो भी एविडेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर डिपॉजिट्स और टिलाइट डिपॉजिट्स, जिग्सॉ फिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, ये सारे एविडेंसेस तो कॉन्टिनेंटल एरिया से कलेक्ट किए गए हैं। ओशियानिक क्रस्ट और सी फ्लोर की तो बात ही इस थियरी में नहीं की गई। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो हमें ओशन की ड्रिफ्टिंग और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग दोनों को साथ में समझना होगा। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में सिर्फ कॉन्टिनेंटल एरियाज की ही बात की जा रही है और एविडेंसेस भी सिर्फ कॉन्टिनेंटल एरिया से ही
कलेक्ट किए गए हैं। इसीलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बाद भी कई सारे स्टडीज कंडक्ट हुए हैं जो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज हैं। अब इसके अंदर हम और भी थियरीज और हाइपोथेसिस देखेंगे जिसके मदद से हम कॉन्टिनेंट और ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में फोकस सी फ्लोर और ओशन फ्लोर के स्टडी पे दिया गया है, ओशन फ्लोर मैपिंग पे, और फिर समझने की कोशिश की गई है कैसे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल करंट थियरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेक्शनल करंट थियरी जो आर्थर होम्स देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कन्वेक्शनल करंट थियरी के मदद से हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझेंगे, हम प्लेट टेक्टोनिक्स समझेंगे। तो इसीलिए ये थियरी, कन्वेक्शनल करंट थियरी आर्थर होम्स वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कन्वेक्शनल करंट थियरी क्या है। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि स्कॉलर्स को लगता है टाइडल फोर्स और पोलर फ्लीइंग फोर्स इनएडिक्वेट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग या ओशन ड्रिफ्टिंग को समझाने के लिए। इसी फोर्स की इशू को सॉल्व करने के लिए कि किस वजह से ये स्प्लिट हुआ होगा, किस फोर्स ने ड्रिफ्टिंग को ट्रिगर किया होगा, इस क्वेश्चन को, इस पजलिंग क्वेश्चन को आर्थर होम्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू कन्वेक्शनल करंट थियरी। आर्थर होम्स कहते हैं कि कन्वेक्शनल करंट्स मैंटल एरिया में एक्टिव है। अब ये कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं ये रेडियो एक्टिव डीके के वजह से जनरेट होते हैं। रेडियो एक्टिव डीके के वजह से जो थर्मल डिफरेंसेस, जो हीट डिफरेंसेस मैंटल एरिया में क्रिएट होता है, उसके वजह से ये करंट्स जनरेट होते हैं। अब मैंटल एरिया से हीट के वजह से, इंटेंस हीटिंग, रेडियो एक्टिव डीके के वजह से जो इंटेंस हीट होता है उसके वजह से कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते हैं। अब ये जो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं ये ऊपर जो क्रस्ट का रीजन है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं, उन्हें बार बार जाके हिट करते हैं और बार बार इन करंट्स के जनरेशन के वजह से ये जो रीजन होता है क्रस्ट वाला, ये वीक हो जाता है और धीरे धीरे ये टूट भी जाता है और स्प्लिट हो जाता है। तो यही है कन्वेक्शनल करंट थियरी, जहां पे आर्थर होम्स कहते हैं कि मैंटल रीजन में कॉन्स्टेंटली कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होते ही रहते हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके, जो कि थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, हीट डिफरेंसेस। तो इंटेंस हीट के वजह से जो करंट जनरेट होता है, कन्वेक्शनल करंट, वो जाके क्रस्ट से टकराते हैं। बार बार यही प्रोसेस चलता रहता है और हीट के वजह से ये क्रस्ट वाला रीजन है ये वीक होने लगता है और धीरे धीरे टूट भी जाता है, टूटने के बाद स्प्लिट भी हो जाता है। सो हमने कन्वेक्शनल करंट थियरी समझ ली है। नेक्स्ट वील स्टडी मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। एंड बिफोर स्टडिंग मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। और आप विंडोज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको नोट्स का एक्सेस भी मिल सके। सो नेक्स्ट वी हैव मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। तो कई सारी डिटेल्ड रिसर्च के बाद और ओशन फ्लोर के स्टडी के बाद ये समझ में आया कि जैसा हमें पहले लगता था कि ओशन फ्लोर भी एक प्लेन स्मूथ एरिया होगा, ऐसा नहीं है। ओशन फ्लोर में भी अलग अलग रिलीफ फीचर्स है। जैसे हम कॉन्टिनेंट में देखते हैं प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, डिप्रेशंस हैं, वैसे ही ओशन फ्लोर में भी माउंटेन रेंजेस हैं और वोल्केनिक इरप्शन होता है, मिड ओशियानिक रिजेस हैं, डीप सी ट्रेंचेस हैं, प्लेन रीजन है यानी कि डीप ओशन बेसिन्स हैं। ये सारे एरियाज, ये सारे रिलीफ फीचर्स ओशन फ्लोर में भी है। तो ओशन फ्लोर सिर्फ एक प्लेन एरिया नहीं है, इट इज फुल ऑफ रिलीफ फीचर्स। सो नेक्स्ट वी हैव ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। तो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में हम ओशन फ्लोर में जो रिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, उसकी मदद से ओशियानिक क्रस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे उन सभी चीजों को हम डिटेल में चैप्टर 13 में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ओशन फ्लोर के रिलीफ फीचर्स के बारे में हमें बस एक बेसिक आइडिया और डेफिनेशन ही समझना है क्योंकि हम इसे डिटेल में चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। तो ओशन फ्लोर को डेप्थ और रिलीफ फीचर के बेसिस में कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। तो 3 मेजर डिविजन्स हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एबिसल प्लेन या डीप सी बेसिन, तीसरा है मिड ओशियानिक रिजेस।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन। पहला डिवीजन है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन हम देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल शोर लाइन यानी कि जो कोस्टल लाइन और डीप सी बेसिन या एबिसल प्लेन के बीच में जो रीजन आता है उसे हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा शोर लाइन आ गया और ये वाला रीजन है एबिसल प्लेन का रीजन, जो प्लेन रीजन है। अब उसके बीच में जो एरिया आता है वो होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, यानी कि कॉन्टिनेंटल शोर लाइन और डीप सी बेसिन जो कि काफी डेप्थ में होता है, उन दोनों रीजन के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है उसे हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कहते हैं। अब इस कॉन्टिनेंटल मार्जिन में भी अलग अलग पार्ट हैं। पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा डीप नहीं है, शैलो है, और जो कॉन्टिनेंट जहां पे है, जो शोर लाइन है या फिर कोस्टल लाइन है, उसके बहुत ही ज्यादा पास है, इसीलिए शैलो है, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, तो नाम से हमें पता चलता है स्लोप है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक शैलो रीजन में होता है, ज्यादा डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो ढलान आती है, जो स्टीप स्लोप आता है, उसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। अब उस कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल राइज। अब ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन देख रहे हैं कॉन्टिनेंटल शोर और डीप सी बेसिन के बीच में। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और एक ओशियानिक क्रस्ट भी होता है। तो ये दोनों कन्वर्ज करते हैं, ये दोनों मिलते हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है और ओशियानिक क्रस्ट भी है। अब इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच का जो रीजन है, जो मीटिंग पॉइंट है, वो उस वाले रीजन में कॉन्टिनेंटल राइस होता है। यानी कि कॉन्टिनेंटल राइस में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड हो रहा है और ओशियानिक क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे उस पॉइंट पे जो राइस होता है उसे हम कॉन्टिनेंटल राइस कहते हैं। सो कॉन्टिनेंटल मार्जिन हमने देख लिया, ये कॉन्टिनेंटल शोर लाइन और डीप सी बेसिन के बीच वाला रीजन होता है। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन के भी डिविजन्स है, जहां पे है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइस। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बस डेफिनेशन याद रखना है। तो सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक शैलो रीजन है जो कि कोस्ट लाइन के पास होता है, डेप्थ में नहीं है। शैलो रीजन है, कोस्ट के पास है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तुरंत बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो कि नाम से हमें पता चल रहा है स्लोप वाला रीजन है। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइस। कॉन्टिनेंटल राइस वाले पॉइंट पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड हो रहा है और ओशियानिक क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है। यानी कि ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो बीच वाला पॉइंट है, वहां पे हम कॉन्टिनेंटल राइस देख सकते हैं। अब इन सभी चीजों के बाद एक और फीचर है, रिलीफ फीचर, जो कि है डीप ओशियानिक ट्रेंचेस। सो ये जो ट्रेंचेस होते हैं ये डीप डिप्रेशंस होते हैं। तो गहराई वाले रीजन, काफी ज्यादा गहरे डिप्रेशन जो रीजन्स होते हैं, उन्हें ट्रेंचेस कहा जाता है। तो सेकेंड डिविजन है अबिसल प्लेन्स। सो अबिसल प्लेन्स लार्ज प्लेन एरिया है और ये रीजन हम देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो कि जस्ट हमने अभी पढ़ा, और मिड ओशियानिक रिजेस के बीच में। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियानिक रिजेस के बीच का जो एरिया है, उस एरिया को हम एबिसल प्लेन्स कहते हैं, जो प्लेन एरिया है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। तो पहले आता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, उसके बाद आता है एबिसल प्लेन, उसके बाद आता है मिड ओशियानिक रिजेस। तो एबिसल प्लेन्स कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियानिक रिजेस के बीच में आते हैं और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव मिड ओशियानिक रिजेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने मिड ओशियानिक रिजेस के बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पे हमने वॉल्केनोस डिस्कस किए थे, मिड ओशियानिक वॉल्केनोस। तो वो सेगमेंट भी आपको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है उस पार्ट को भी। तो मिड ओशियानिक रिजेस, यहाँ पे इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। भले ही ये पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर है, गहराई में है, लेकिन फिर भी ये अर्थ के सरफेस का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। तो ये मिड ओशियानिक रिजेस माउंटेन चेन है, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, भले ही ये पानी में सबमर्ज्ड है फिर भी, और यहाँ पे इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है।
और मिड ओशियानिक वॉल्केनोस के बारे में तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही होगा, तो उसे भी यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ने से पहले हमें ये भी देख लेना होगा कि अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये हम फिगर 4.2 की मदद से देखेंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला है जो मिड ओशियानिक रिजेस वाले एरिया में जो अर्थक्वेक पाए जाते हैं वो शैलो डेप्थ के अर्थक्वेक होते हैं। दूसरा पॉइंट, जो पैसिफिक बेल्ट या फिर रिम ऑफ द पैसिफिक और अल्पाइन हिमालयन बेल्ट वाले रीजन में जो अर्थक्वेक देखे जाते हैं वो डीप सीटेड अर्थक्वेक होते हैं। अब ये जो रिम ऑफ द पैसिफिक है उससे रिम ऑफ फायर भी कहा जाता है। और क्यों रिम ऑफ द पैसिफिक को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं और एक्टिव वॉल्केनोज हमेशा इरप्ट होते रहते हैं। तो रिम ऑफ द पैसिफिक को रिम ऑफ फायर कहा जाता है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन दिस एरिया। 1 मार्क के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ा है उसे फिगर 4.2 में एक बार देख लेते हैं। तो ये है फिगर 4.2। तो इस मैप में हमें डीप अर्थक्वेक जोन्स, शैलो अर्थक्वेक जोन्स, वॉल्केनिक इरप्शंस के मेन पॉइंट्स और वोल्केनो के हॉटस्पॉट्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमें डीप अर्थक्वेक जोन्स और शैलो अर्थक्वेक जोन्स देखने हैं। तो ये जो डॉट्स हैं, ये सारे डॉट्स दिखाते हैं शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स को। और ये शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स कहाँ पे देखे जाते हैं? मिड ओशियानिक रिजेस वाले रीजन। तो ये पूरा जो रीजन है जहाँ पे शैलो अर्थक्वेक जोन है, यहाँ पे मिड ओशियानिक रिजेस है। सेकेंड है डीप अर्थक्वेक जोन्स। तो हमें थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डीप अर्थक्वेक जोन्स कहाँ पे होते हैं? अल्पाइन हिमालयन बेल्ट वाले रीजन में है और रिम ऑफ द पैसिफिक। ये जो रीजन है ये है रिम ऑफ द पैसिफिक, ये जो पूरा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक ओशन का रीजन है और ये पैसिफिक ओशन का कोस्ट लाइन है। और ये जो पूरा रीजन है इसे रिम ऑफ द पैसिफिक या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं और यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज है, इसीलिए इस पूरे रीजन को, जो रिम ऑफ द पैसिफिक रीजन है, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्पाइन हिमालयन बेल्ट और ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे डीप अर्थक्वेक जोन्स है। और ये जो रीजन है यहाँ पे, या ग्रे डॉट्स देख सकते हो, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे शैलो अर्थक्वेक जोन्स और ये मिड ओशियानिक रिजेस वाले रीजन है। और ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पे अल्पाइन हिमालयन बेल्ट और रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे डीप अर्थक्वेक जोन्स है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये जो हाइपोथेसिस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ये देते हैं हैरी हेस। तो हैरी हेस ये आर्ग्यू करते हैं अपने हाइपोथेसिस के थ्रू कि जो सी फ्लोर का रीजन है यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होते ही रहते हैं। ये जो मिड ओशियानिक रिजेस हैं इन एरियाज से कॉन्स्टेंटली वॉल्केनिक इरप्शंस होते ही रहते हैं। और ये जो इरप्शन है, ये जो ओशियानिक क्रस्ट है वहां पे बार बार इरप्शन की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, धीरे धीरे ओशियानिक क्रस्ट का वो पॉइंट जहां पे बार बार ये इरप्शन हो रहा है, कॉन्स्टेंट इरप्शन हो रहा है, वो जो क्रस्ट का रीजन है वो वीक हो जाता है, फिर ब्रेक होने लगता है, टूट जाता है, रप्चर्ड हो जाता है। उसके बाद वहां से, उस वीक पॉइंट से नया लावा बाहर निकलता है और ओशन क्रस्ट को 2 एंड में पुश कर देता है। तो ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस के थ्रू हैरी हेस ये कहते हैं कि ओशन फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। मैं एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। हैरी हेस का ये कहना है कि जो मिड ओशन रिजेस है जहां से कॉन्स्टेंटली इरप्शन होता ही रहता है, सो वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली होता ही रहता है। और ये जो इतना इंटेंस हीट है और ये जो लावा है ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है और बार बार ओशन क्रस्ट पे इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है कांस्टेंट इरप्शन का, इस वजह से ये जो पार्ट होता है ओशियानिक क्रस्ट का वो कमजोर पड़ने लगता है और एक पॉइंट पे इतना कमजोर पड़ता है कि टूट जाता है। और जब ये टूटता है और इतना वीक पॉइंट होता है, वहां से नया लावा बाहर निकलता है। और जब ये नया लावा बाहर निकलता है वो उस ओशियानिक क्रस्ट को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है और 2 एंड में पुश कर देता है। और हैरी हेस कहते हैं कि इस वजह से ओशन फ्लोर स्प्रेड करने लगता है। अब जिस ओशियानिक क्रस्ट को पुश किया जाता है, तोड़ के अलग किया जाता है, वो जाके कभी कभार सिंक कर देता है और ट्रेंचेस, जो डीप ट्रेंचेस है, डिप्रेशन है, वहीं पे
कंज्यूम हो जाता है, वहीं पे गुम हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। जो क्रस्ट का पार्ट टूटता है, अलग हो जाता है और नीचे धंस जाता है, वो नीचे ही कंज्यूम हो जाता है ट्रेंचेस में। तो अब हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस जो हैरी हेस ने दिया है उसे हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि जो सी फ्लोर और ओशन फ्लोर की जो मैपिंग की गई है और पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज जहां पे रॉक्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज किया गया है, इन दो एविडेंसेस के बेसिस पे कौन से इंफॉर्मेशन हमें मिले। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडी जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक रॉक के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एनालाइज किया जाता है, तो उसके बेसिस पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिले हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, तो एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मिड ओशियानिक रिजेस वाले रीजन में वॉल्केनिक इरप्शंस कॉमन है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो रॉक्स मिड ओशन रिजेस के पास होते हैं वो यंगेस्ट रॉक्स है, और जो दूर होते हैं और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है रॉक्स का एज भी बढ़ता रहता है। तो इसे एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और यहाँ पे मिड ओशियानिक रिजेस है, तो सबसे पहले इरप्शन में लावा बाहर आता है और यहाँ पे ये जो मैग्मा होता है वो सबसे पहले इरप्शन का है। तो ऐसे ऐसे इरप्शंस होते ही रहते हैं और मैग्मा डिपॉजिट होते ही रहता है। तो जो सबसे पास वाला रीजन होगा वहां पे तो जस्ट अभी इरप्ट होके डिपॉजिट हुआ होगा, इसीलिए जो सबसे पास वाला रीजन है वहां पे यंगेस्ट रॉक्स आप देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे जो रॉक्स आपको मिलेंगे वो ओल्ड रॉक्स होंगे, क्योंकि डिपॉजिट होता रहता है और डिस्टेंस बढ़ता रहता है। तो पहले डिपॉजिट में यहाँ पे हुआ, फिर थोड़ी दूर जाके और डिपॉजिट होता है, ऐसे स्प्रेड होते ही रहता है। तो मिड ओशन रिजेस के पास वाला जो रीजन होता है वहां पे यंगेस्ट रॉक आपको मिलती है, क्योंकि जस्ट अभी इरप्ट होता है, वहीं पे डिपॉजिट होता है और वहीं पे रॉक फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो सबसे पास वाला रीजन है मिड ओशन रिजेस के या फिर क्रेस्ट के जो पास वाला रीजन है वहां पे आपको यंगेस्ट रॉक मिलेंगे। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे जो सबसे दूर वाला रॉक होगा वो सबसे ओल्ड रॉक होगा। सो सबसे दूर जो रॉक है वो ओल्डेस्ट रॉक है और जो सबसे पास वाला रॉक होता है वो यंगेस्ट रॉक होता है। थर्ड पॉइंट हमें ये बताया गया है कि जो ओशन क्रस्ट में जो रॉक्स मिलते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो रॉक्स मिलते हैं उसके कंपैरिजन में यंग रॉक्स हैं। जो ओशियानिक क्रस्ट में जो रॉक्स हैं उनकी एज है 200 मिलियन ईयर्स, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो रॉक फॉर्मेशन है बहुत ही पुराने हैं, अप्रोक्सीमेटली 3200 मिलियन ईयर्स। तो इससे ये पता चलता है कि ओशन क्रस्ट वाले जो रॉक्स हैं वो यंग है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स। फोर्थ पॉइंट है जो ओशन फ्लोर में हमें सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो थिन सेडिमेंट्स होते हैं, थिन लेयर होता है सेडिमेंट्स का, वो भी हमें एक इंफॉर्मेशन मिला। लास्ट हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि जो डीप ट्रेंचेस वाले एरिया है, यानी कि जो डीप गहरे डिप्रेशंस है वहां पे डीप सीटेड अर्थक्वेक है, और जहां पे भी मिड ओशियानिक रिजेस है वहां पे शैलो अर्थक्वेक्स है। सो शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स मिड ओशियानिक रिजेस वाले रीजन्स में होते हैं और डीप अर्थक्वेक सेंटर्स डीप ट्रेंचेस वाले रीजन में होते हैं। तो एक और बार इन सभी फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह पता चला कि मिड ओशियानिक रिजेस में वॉल्केनिक इरप्शंस एक कॉमन चीज है। सेकंड, जो भी रॉक्स मिड ओशियानिक रिजेस या जो क्रेस्ट के सबसे पास्ट वाले रॉक होते हैं वो यंग रॉक्स है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे रॉक्स की एज भी बढ़ती रहती है, यानी कि जो सबसे दूर वाला रॉक होगा वो ओल्डेस्ट रॉक होगा और सबसे पास वाला, क्रेस्ट के सबसे पास वाला रॉक यंगेस्ट रॉक है और क्रेस्ट के सबसे दूर वाला रॉक वो ओल्डेस्ट रॉक है। तीसरा, जो ओशन क्रस्ट में रॉक्स हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाले रॉक्स से यंग है। जो ओशियानिक क्रस्ट में रॉक्स हैं वो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाले रॉक्स हैं वो 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब जो ओशन फ्लोर के सेडिमेंट्स है वो बड़े ही थिन सेडिमेंट्स है। लास्ट पॉइंट, जो डीप ट्रेंचेस है, डीप डिप्रेशंस है, वहां पे डीप सीटेड अर्थक्वेक होता है, और जो मिड ओशियानिक रिजेस है वहां पे शैलो डेप्थ अर्थक्वेक जोन होता है। So next we have plate tectonic theory. Plate tectonic theory 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन देते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी समझने से पहले ये देख लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं उन्हें टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। अब ये लिथोस्फेरिक प्लेट साइज में बहुत ही बड़े होते हैं, इररेगुलर शेप में होते हैं और ये सॉलिड रॉक्स होते हैं।
अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये एस्थेनोस्फेयर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, वो वीक रीजन होता है मैंटल वाला जो सेमी सॉलिड स्टेट में है, जहां से मैग्मा एस्केप करता है। तो हमने एस्थेनोस्फेयर भी पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। तो इसी एस्थेनोस्फेयर के लेयर के ऊपर से ये प्लेट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो मैसिव इररेगुलरली शेप्ड सॉलिड रॉक स्लैब्स होते हैं। अब कौन सा प्लेट ओशियानिक प्लेट है, कौन सा प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा है। अगर कॉन्टिनेंट का पार्ट सबसे ज्यादा है तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, जैसे एग्जांपल यूरेशियन प्लेट। अगर ओशियन का पार्ट ज्यादा है, अगर ओशियन क्रस्ट ज्यादा है तो वो ओशियानिक प्लेट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ये कहते हैं कि ये जो पूरा प्लेट टेक्टोनिक स्ट्रक्चर है ये डिवाइड किया गया है 7 मेजर प्लेट्स में और कुछ माइनर प्लेट्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वो 7 मेजर प्लेट्स हैं और कौन से माइनर प्लेट्स हैं। तो हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स हैं। सबसे पहले आता है अंटार्कटिका का प्लेट, सेकेंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ पैसिफिक प्लेट, फिफ्थ इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है, सिक्स्थ अफ्रीकन प्लेट, सेवेंथ यूरेशियन प्लेट। तो मैप में एक बार देख लेते हैं ये 7 मेजर प्लेट्स। So we have Eurasian plate, African plate, North American plate, South American plate, Pacific plate, Indo-Australian plate और लास्ट में हमारे पास है अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स। तो हमारे पास है कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट और फूजी प्लेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोकोस प्लेट का पोजीशन कहां पे है। तो कोकोस प्लेट हम देख सकते हैं बिटवीन पैसिफिक प्लेट जो एक मेजर प्लेट है और सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन, तो उसके बीच में आता है कोकोस प्लेट। ये सारे माइनर प्लेट्स हम मैप की मदद से ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कोकोस प्लेट जिसे हम देख सकते हैं बिटवीन पैसिफिक प्लेट जो कि एक मेजर प्लेट है और सेंट्रल अमेरिकन रीजन। नेक्स्ट आता है नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट हम देख सकते हैं साउथ अमेरिकन रीजन और पैसिफिक प्लेट के बीच में। नेक्स्ट आता है अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट अरेबिया वाले रीजन में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट है। नेक्स्ट वी हैव फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट हम देख सकते हैं पैसिफिक प्लेट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर प्लेट है और एशियाटिक प्लेट। एशियाटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट इन दो मेजर प्लेट्स के बीच में आता है फिलीपींस प्लेट। नेक्स्ट वी हैव कैरोलाइन प्लेट। कैरोलाइन प्लेट फिलीपींस प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में आता है। तो फिलीपींस प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में आता है कैरोलाइन प्लेट। लास्ट माइनर प्लेट है फूजी प्लेट। फूजी प्लेट का पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे हम देख सकते हैं फूजी प्लेट। तो ये थे कुछ मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स। तो हमने प्लेट टेक्टोनिक थियरी में 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स का डिवीजन समझ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि प्लेट टेक्टोनिक्स या लिथोस्फेरिक प्लेट होता क्या है। अब हमें ये देखना होगा कि एक्चुअली प्लेट टेक्टोनिक थियरी में क्या कहा गया है। तो हमें ये पता है कि सबसे पहले जो थियरी आया था वो था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जहां पे अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थियरी में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ये कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स प्लेट टेक्टोनिक्स का पार्ट है और प्लेट टेक्टोनिक्स मूव हो रहे हैं। कई सारे प्लेट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जन बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जन बाउंड्रीज है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है कि कॉन्टिनेंट्स प्लेट टेक्टोनिक्स या लिथोस्फेरिक प्लेट का पार्ट है और ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ये हॉरिजॉन्टली एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट्स, जैसा कॉन्टिनेंटल थियरी में कहा गया था कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, एक्चुअली में कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट नहीं हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स प्लेट टेक्टोनिक्स का पार्ट है और ये लिथोस्फेरिक प्लेट मूव हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ये कहा गया है प्लेट टेक्टोनिक थियरी में। अब
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को अगर हम एक और बार यहाँ पे लाते हैं तो उस थियरी में ये कहा गया है कि सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, और ये पैंजिया स्प्लिट होके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में आता है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थियरी में ये कहा गया है कि ये जो सारे प्लेट्स थे ये पैंजिया फॉर्म होने से पहले ही मूव कर रहे थे, और यही सारे प्लेट्स साथ में आकर पैंजिया बनाते हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट, और बाद में ये पैंजिया स्प्लिट भी हो जाता है। सो कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ अ प्लेट एंड व्हाट मूव्स इज द टेक्टोनिक प्लेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो 3 प्लेट बाउंड्रीज हैं, 3 टाइप के, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, convergent boundaries and transform boundaries. So first we have divergent boundaries. So divergent boundaries में ये होता है कि दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और इस सेपरेशन के वजह से वहां पे एक नया क्रस्ट जनरेट होता है। यानी कि दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और वहां पे एक नए क्रस्ट का क्रिएशन होता है। और जहां पे दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग होते हैं उस पर्टिकुलर साइट को स्प्रेडिंग साइट कहा जाता है, और यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्रिएट होते हैं। डाइवर्ज करता है दो प्लेट्स अलग हो जाते हैं, एक नए क्रस्ट का क्रिएशन होता है, और उस साइट को स्प्रेडिंग साइट कहा जाता है। सेकेंड वी हैव कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में दो क्रस्ट या दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं, और जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तब जो क्रस्ट वहां पे होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जहां पे ये कन्वर्जेंस हो रहा है, जहां पे दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वहां पे सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। अब जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो जो भारी प्लेट होता है वो सिंक करता है, और जो लाइट प्लेट होता है वो ऊपर की ओर उठता है। और जहां पे ये सिंकिंग होता है, जहां पे ये भारी प्लेट सिंक करता है, वहां पे जो जोन क्रिएट होता है उसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। और कन्वर्जेंस 3 टाइप के हो सकते हैं। कन्वर्जेंस हो सकता है दो ओशियानिक प्लेट्स के बीच में, कन्वर्जेंस हो सकता है दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में, और कन्वर्जेंस हो सकता है एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशियानिक प्लेट के बीच में। तो 3 टाइप के कन्वर्जेंस हो सकते हैं, बिटवीन एन ओशियानिक एंड अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, बिटवीन 2 ओशियानिक प्लेट्स एंड बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और जहां पे एक भारी प्लेट सिंक कर रहा होता है और जहां पे ये सिंकिंग होता है उस रीजन को सबडक्शन जोन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको स्प्रेडिंग साइट का डेफिनेशन ध्यान में रखना है विच इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। आपको सबडक्शन जोन का भी डेफिनेशन ध्यान में रखना है विच इज रिलेटेड टू कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। नेक्स्ट वील स्टडी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सो लास्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में ना ही क्रस्ट क्रिएट हो रहा है ना ही क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमने देखा कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में क्रस्ट क्रिएट हो रहा है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में ना ही क्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि प्लेट्स ऐसे स्लाइड करके चले जाते हैं। सो हमने देखा कि प्लेट का जो मूवमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वहां पे प्लेट्स एक दूसरे से स्लाइड करके चले जाते हैं, ना टकराते हैं ना दूर अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली स्लाइड करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म होती है बाउंड्री उसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। यहाँ पे क्रस्ट क्रिएट भी नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, प्लेट्स स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। जब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के लिए। वैसे ही हमने प्लेट टेक्टोनिक थियरी पढ़ ली है, हमने प्लेट मूवमेंट भी समझ लिया है। अब कौन से फोर्सेस हैं जिसकी वजह से प्लेट मूवमेंट होता है। अब ये जो फोर्सेस है ये समझने के लिए हमें आर्थर होम्स की जो थियरी थी, कन्वेक्शनल करंट थियरी, उसे समझना होगा। तो वहां पे भी मैंने आपको वो थियरी समझा दी थी। उसी थियरी को हैरी हेस भी अप्लाई करते हैं अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस में। उसी थियरी को प्लेट टेक्टोनिक थियरी में भी अप्लाई किया गया है। सो प्लेट मूवमेंट क्यों होता है उसे समझने के लिए हमें कन्वेक्शनल करंट थियरी को एक और बार से समझना होगा। तो अर्थ के अंदर से जो हीट निकलता है उसके 2 मेन सोर्स है। एक होता है रेडियो एक्टिव डीके, जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह से जो हीट जनरेट होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, वो एक प्रोसेस है। दूसरा है रेसिजुअल हीट, जो एनर्जी अर्थ में बची हुई है, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद से जो एनर्जी अर्थ के अंदर स्टोर्ड है, जो रेसिजुअल हीट है, जो बचा हुआ हीट है, जो एनर्जी है,
ये दो सोर्सेस हैं जहां से हीट जनरेट होते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन दो सोर्सेस से है। एक होता है रेडियो एक्टिव डीके, दूसरा है रेसिजुअल हीट। अब ये जो हीट, इंटेंस हीट उठता है, ऊपर की ओर उठता है। जब कोई मटेरियल हीट अप होता है तो स्प्रेड करने लगता है, और जैसे जैसे स्प्रेड होता है वो ऊपर उठने लगता है, और जब वो सरफेस तक पहुंचता है तो स्प्रेड होने लगता है। यानी कि एक आइटम हीट हो रहा है, ऊपर उठ रहा है और कूल हो रहा है, फिर स्प्रेड होने लगता है, और जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा है वैसे वैसे कूल कर रहा है, और जब कूल होगा, भारी होगा, नीचे सिंक करने लगेगा। जब हीट अप होता है तब हल्का होता है मटेरियल और ऊपर उठने लगते हैं। अब जैसे ही ये जो हीट अप मटेरियल है, जो हल्के हैं, ऊपर उठ रहे हैं, वो जब सरफेस पे पहुंचते हैं तब स्प्रेड होने लगते हैं। जैसे जैसे स्प्रेड हो रहे होते हैं, कूल डाउन करने लगते हैं, भारी होते हैं, फिर सिंक करने लगते हैं। तो यही एक साइक्लिकल मोशन होता है। हीट अप होते हैं, ऊपर उठते हैं, स्प्रेड होते हैं, कूल डाउन करते हैं, फिर से सिंक होते हैं, यानी कि भारी होते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो यही मोशन जब बार बार होता है, बार बार जब यही जो हीट है वो सरफेस पे लगता है, बार बार ये क्रस्ट पे जाके टकराते हैं, तो क्रस्ट भी वीक होने लगता है, और उसी वीक पोर्शन बाद में जाके वही वीक पोर्शन ब्रेक होने लगता है और अलग अलग हो जाते हैं। और इन्हीं कन्वेक्शनल करंट्स के वजह से प्लेट मूव करते हैं, प्लेट अलग होते हैं, एक ब्रेक आता है इन्हीं कन्वेक्शनल करंट्स के वजह से। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, जो हीटेड मटेरियल होता है, जब मटेरियल हीट होता है, और ये हीट कहां से आता है? रेडियो एक्टिव डीके और रेसिजुअल हीट। यहां से जो हीट, इंटेंस हीट जनरेट होता है, इसके वजह से जो मटेरियल है वो हीट अप होते हैं, ऊपर उठते हैं, जब सरफेस पे पहुंचते हैं तब स्प्रेड होने लगते हैं। जैसे जैसे स्प्रेड होते हैं ठंडे होते हैं, और भारी होते होते नीचे वापस सिंक करने लगते हैं। फिर से यही प्रोसेस रिपीट होता है, हीट अप होते हैं, ऊपर उठते हैं, स्प्रेड होते हैं, कूल डाउन करते हैं, फिर से सिंक करते हैं। तो यही रीजन है प्लेट मूवमेंट्स का। सो लास्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा इंडियन प्लेट में कौन से पार्ट्स आते हैं। तो इंडियन प्लेट में पेनिनसुलर इंडियन ब्लॉक आता है, जो ओल्डेस्ट पार्ट है, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस भी इंडियन प्लेट का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन प्लेट के प्लेट बाउंड्रीज, उसके बाद हम इंडियन प्लेट की जर्नी देखेंगे, कैसे वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था और आज के प्रेजेंट पोजीशन पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर तक कैसे ये इंडियन प्लेट पहुंचा। तो हमने ये देख लिया कि इंडियन प्लेट में पेनिनसुलर इंडियन ब्लॉक और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस पहले होते थे। अगर हम इंडियन प्लेट के प्लेट बाउंड्रीज की बात करें तो जो नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री है वहां पे एक सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन का मतलब ये भी है कि वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री तब होता है जब दो प्लेट्स कोलाइड करते हैं, और जो भारी प्लेट होता है वो नीचे धंस जाता है, और वहां पे एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। वहां जहां पे सिंकिंग होता है वहां पे सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। तो इंडियन प्लेट के नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री जो है वहां पे कन्वर्जेंस बाउंड्री है, एक सबडक्शन जोन है। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें, जो ईस्टर्न मार्जिन है वहां पे स्प्रेडिंग साइट है, यानी कि वहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट बाउंड्री तब क्रिएट होता है जब दो प्लेट्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और वहां पे जो साइट होता है वो स्प्रेडिंग साइट होता है। अगर हम इंडियन प्लेट की वेस्टर्न मार्जिन की बात करें, जो वेस्टर्न साइड है वहां पे भी एक स्प्रेडिंग साइट है, यानी कि वहां पे भी एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है। अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो वहां पे भी एक स्प्रेडिंग साइट है, यानी कि वहां पे भी एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है। तो अगर हम इंडियन प्लेट की प्लेट बाउंड्रीज को समराइज करें तो जो नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री है वहां पे कन्वर्जेंस बाउंड्री है, यानी कि एक सबडक्शन जोन है। ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन और सदर्न पार्ट में स्प्रेडिंग साइट्स है, यानी कि वहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। तो इस प्रेजेंट पोजीशन में आने से पहले ये जो इंडियन प्लेट था ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब जब ये पैंजिया टूटता है, करीब 200 मिलियन ईयर्स पहले जब ये पैंजिया, ये लैंड टूटता है, तब इंडिया अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है, यानी कि इंडिया नॉर्थ की ओर बढ़ने लगता है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। एंड अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले जो इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है, यानी कि कन्वर्जेंस होता है वहां पे और एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। अब ये जो कोलिजन है इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का, इस प्रोसेस से हम हिमालयास के फॉर्मेशन को भी लिंक करते हैं, क्योंकि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से अराउंड 40 to 50 मिलियन ईयर्स पहले कोलाइड करता है तब रैपिड अपलिफ्टमेंट होता है हिमालयन माउंटेन्स का।
और इन दो मेजर प्लेट्स, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सी भी थी, टेथिस सी। अब ये जो 40 to 50 मिलियन ईयर्स पहले ये कोलिजन होता है इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट का, इससे हम हिमालयास की फॉर्मेशन को भी लिंक करते हैं। और ये जो नॉर्थवर्ड जर्नी थी और ये जो कोलिशन था, इस दौरान एक और इवेंट होता है, डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब लावा रिलीज होता है तब डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है। अब साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो कन्वर्जेंस का प्रोसेस है, जो पहले हुआ था 50 मिलियन ईयर्स पहले, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ था, जो कन्वर्जेंस क्रिएट हुआ था, वो प्रोसेस अब भी चल रहा है, जिसके वजह से हिमालयास का हाइट बढ़ रहा है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। तो ये थी इंडियन प्लेट की नॉर्थवर्ड जर्नी के बारे में। सो दिस वाज चैप्टर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन रोज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और ऐप डाउनलोड करना ताकि आपको नोट्स का एक्सेस मिले। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।